ओके तो जैसे कि हम लोगों ने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जिन भी लोगों ने मुझे कहा था। तो यस, वी गोना स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हियर। वैसे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री की 3 मेन ब्रांचेस होती है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन्हीं तीनों में से ये एक ब्रांच है, ठीक है। पर दिस इटसेल्फ इज अ वेरी 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 बिग ब्रांच, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बड़ी ब्रांच है। तो आप कैसे, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग हर चीज़ कवर अप करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जेई में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सब चीज़ें हम लोग क्या करें, जेई में या फिर मान लो आपके नीट में जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो हम करते चले साथ के साथ, ताकि निपट जाए वो चीज़ें एक साथ, ठीक है। और हमारी वीडियो में और हर लेक्चर में क्या रहेगी, एक कॉन्टिन्यूएशन रहेगी, ताकि एक लेक्चर के बाद हम जब भी सेकेंड लेक्चर पे जाएं तो वो एक कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी बीच में शुरू कर रहे हैं, देन पहली टॉपिक खत्म नहीं हुआ, हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहना। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर कुछ और कंटेंट जैसे देख के आता है या फिर कहीं और उसने कुछ देख लिया है, तो वो मुझसे आके पूछे कि इसके अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। तो भाई मैं पहले ही बता देती हूँ, हमारी वीडियो में कॉन्टिन्यूएशन रहेगा। तो हमारा एक यू कैन प्रिडिक्ट इजिली, बट अगर आप कहीं और से लाते हो तो आप क्या रहता है ना, उनमें क्या होता है, उनकी शायद प्रीवियस वीडियो में उन्होंने कुछ और दिया होगा। तो इट्स अप टू यू, आपको जो मन करे आप वो कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। नाउ आपको एक वैसे बिना जाने से पहले वैसे मैं आपको बता दूँ, आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अंत तक अगर आप देखो, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना, और यहाँ पे एक बेल आइकन आपको दिया हुआ होगा तो उसको भी आप क्लिक कर देना, ठीक है। इससे आपको हर जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब शुरू करते हैं। ये तो हो गई बकवासबाजी थोड़ी सी। अब थोड़ा सा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले पहले मैं नीड बताऊंगी कि क्यों ज़रूरत है इसको हमें पढ़ने की। भाई हम इतना टाइम क्यों खपाएं इस चीज़ के ऊपर, ऐसा क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर आपने प्रीवियस फिर पहले अगर कभी 9th-10th क्लास में, नाम तो बहुत लोगों ने सुना होता, कुछ लोगों को शायद डेफिनेशन भी याद होगी, कुछ लोग कहेंगे यार कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यस, दैट वाज अ प्रीवियस डेफिनेशन। हाँ, यही है आपकी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स अगर मैं देखूं तो ये प्रीवियस डेफिनेशन थी आपकी। तो कार्बन के कंपाउंड्स अगर मैं देखूं तो क्या है वो, बेसिकली वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बन के ही हैं, मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। आप प्रोटीन्स का देख लो, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। आप किसी चीज को बाहर जला दो तो वो भी क्या हो जाता है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सब जगह कार्बन आपको दिख जाएगा। दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह आपको दिखती है किसी ना किसी तरीके से। एक तो ये हो गया तरीका कि आपको क्यों पढ़नी चाहिए। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनका है, तो कुछ ना हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? टीचर्स की वजह से। क्योंकि आपके जो स्कूल में टीचर्स होती हैं वो आपको पढ़ाती कुछ और है, देती कुछ और है। मतलब हेड्स ऑफ यार, ABCD पढ़ा रहे हो बट दे क्या रहे हो, पूरा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वो तुमको क्या पढ़ाती है, लेट सपोज तुमको वो पढ़ाती है ये रिएक्शन, लेट सपोज वो आपको पढ़ाती है ये वाली रिएक्शन, and what they give you in exam, actually they give you like this. ठीक है, तो पढ़ाया आपको ये जाता है, जबकि ये आपसे क्या होता है, पूछा जाता है। वो असाइनमेंट्स में आपको ये पूछ लेते हैं। तो यहां से यहां कैसे
हमें पहुंचना है या यहाँ से यहाँ हम कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। हर एक स्टेप को सीखने की ज़रूरत है। आपको पता है कि अगर मंजिल तक जाना है तो हर सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। किसी भी सीढ़ी को स्किप करोगे तो गिरने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे गिरने की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे उठने की बात करेंगे, धीरे धीरे उठेंगे। तो हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई है तो मतलब जीओसी तो पक्का शुरू होगा, पक्का, ठीक है। हेड्स ऑफ यार, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जीओसी शुरू हुआ। बट यार जीओसी होता क्या है, किस बला का नाम है ये जीओसी? जीओसी इज एक्चुअली और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम तो बहुत बार सुना, पर साला किताब में तो कहीं पे भी नहीं होता। ना 11th की किताब में मिलेगा, ना आपको 12th की किताब में जीओसी वर्ड लिखा हुआ भी मिल जाए तो मैं बता दूं किसी चैप्टर का नाम भी जीओसी नहीं होता। स्टिल हम लोग जीओसी की बात करते हैं, क्यों? देखो भाई, अगर आपको वर्ड बनाने हैं तो ABCD पढ़ना पड़ेगा। दैट इज टोटली बेसिक ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप अल्फाबेट नहीं सीखोगे तो ऑब्वियसली आप वर्ड्स नहीं बनाओगे, वर्ड्स नहीं बना सकते तो सेंटेंस भी नहीं बना पाओगे। यही सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर जीओसी नहीं आया तो किसी रिएक्शन को नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी कंपाउंड को नहीं पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाओगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को जीओसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो जीओसी वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जीओसी के बारे में कहें तो दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट आई पर्सनली कॉल्ड इट एज गॉड ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हाँ, गॉड ऑफ केमिस्ट्री, आई रियली लाइक दैट थिंग। सो बिना देरी करते हुए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिक के साथ ही शुरू करेंगे। आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहना। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉमन फीचर्स में अपन लोग बात कर रहे हैं तो बहुत सारे होते हैं, तो हम यहाँ पे केवल और केवल 4 के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट फीचर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ये कि ऑल कंपाउंड्स में क्या होता है, आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारे के सारे कंपाउंड्स में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कार्बन आपको मिलने वाला है। देन सेकंड जो आपको चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे वो ये कि फर्स्ट पॉइंट में कि इन सारे के सारे कंपाउंड में मोस्ट ऑफ देम में आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन के साथ जो आपको एलिमेंट नजर आएगा वो ज्यादातर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के अलावा भी और एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हेलोजेंस में जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो वो भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन यू कैन हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर या फिर हेलोजन। तो हेलोजन में आपको पता भी है वैसे कौन कौन आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं हेट्रोएटम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हेट्रोएटम बोलेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है हमारी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसके बारे में वो ये है कि जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उन सब में कार्बन प्रेजेंट है, बट कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक कार्बन की वैलेंसी क्या है वहां पे, कार्बन स्टेबल कैसे है वहां पे, तो ये सब चीजों के बारे में बात करें तो जो थर्ड पॉइंट है कि जो कार्बन होता है यहाँ पे वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंट स्टेट में होता है। टेट्रावैलेंट की बात करें तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी, मतलब ये क्या बना रहा होगा, 4 बॉन्ड्स बना रहा होगा। तो टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब अपने को पता ही है वैलेंसी। तो यस, कार्बन के क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर केवल और केवल 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स इट मस्ट बी सेटिस्फाइंग इन टेट्रावैलेंसी, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल इन दिस। नाउ नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है वो ये कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, सम कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके पास क्या होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनके पास होता है चेन लाइक स्ट्रक्चर। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है आपका
रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रिंग लाइक में जैसे आपने कभी देखा हो बेंजीन रिंग, बहुत लोगों ने देखा होगा, वैसे अब तक तो देख ही लिया हो काफी लोगों ने। तो कई जगह पे क्या मिलता है आपको, बेंजीन रिंग मिल जाती है कंपाउंड्स के अंदर। कई जगह पे आपको स्ट्रेट चेन दिखती है या फिर ब्रांच चेन दिखती है। इस तरीके से आपको चेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। सो यहाँ पे एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो कार्बन हमारा होता है वो हमारा बॉन्ड जो बना रहा होता है वो केवल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल कि सो लेट सपोज कि मैं और कोई कंपाउंड ले रही हूँ जिसमें आपको कार्बन दिखता है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट सपोज आपको सोडियम साइनाइड आपने ले लिया, सपोज कर रही हूँ मैंने सोडियम साइनाइड ले लिया, तो आप ये बता सकते हो कि दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट। तो इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा पहले तो इसमें कार्बन है या नहीं है। भाई हमको तो कार्बन दिख गया, दैट मीन्स इट शुड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट यार ऐसा नहीं होता ना, कार्बन प्रेजेंट है बट इट इज नॉट कोवलेंटली बाउंड टू सोडियम, ठीक है। सोडियम एंड साइनाइड के बीच में जो हमारी बॉन्डिंग है दैट इज एन आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि आपका सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया किस पे, कार्बन पे। तो इसी वजह से दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम कार्बाइड जो होता है दिस इज ऑल्सो एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगेन इसमें भी क्या है, कैल्शियम और कार्बन के बीच में कैसे हो रही है, आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है। सो दिस इज रियली क्वाइट इजी ना। तो यही बेसिकली आपके एग्जांपल्स हैं जो आपके ऑर्गेनिक दिखते हैं बट होते नहीं हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो कार्बन होगा वहां पे वो कोवलेंटली बाउंड होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन पे बहुत फोकस कर रही है, सो वाई कार्बन, वाई नॉट कि हम किसी और एलिमेंट के कंपाउंड पढ़े, कि हम लेट सपोज हम लोग पढ़ रहे हैं सिलिकॉन के कंपाउंड और उसको अलग क्लासिफाई कर दें। ऐसा क्यों नहीं होता, हमने इसी के लिए ब्रांच क्यों बनाई। द रीजन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की बात करें तो फर्स्ट जो मस्त प्रॉपर्टी होती है इसकी दैट इज योर कैटिनेशन। तो इट कैन शो कैटिनेशन। अब कैटिनेशन किस बला का नाम है भाई, कैटिनेशन इज एक्चुअली द टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ये अपने जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड्स बना सकता है और कुल मिला के ये चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ऑब्वियसली ये अपने ही एलिमेंट से जुड़ेगा और वो दूसरा एलिमेंट भी क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो ये चीजें क्या है ना, आप इन्फिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो है इसकी मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस में बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ इन इट्स ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, टिन की एंड लेड की, ठीक है। इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो होने वाली है वो कार्बन की होती है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों कार्बन की सबसे ज्यादा, व्हाई नॉट अदर। द रीजन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके पीछे बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, सिलिकॉन सिलिकॉन के सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, जर्मेनियम जर्मेनियम के सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, या फिर टिन की बात की जाए, या फिर लेड की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड होता है। और ये हमें कहाँ से पता लगा भाई, सपना तो नहीं है अपने को, ये हमें पता लगा बॉन्ड एंथैल्पी से। सो कार्बन की जो पाई थी वो थी 325, इसकी थी 220, 228, 167, दैट इज किलो जूल पर मोल। तो देख रहे हो, अगर मैं कार्बन कार्बन के कंपाउंड बॉन्ड एंथैल्पी देखो तो ये ज्यादा है, दैट मीन दिस इज मोर स्टेबल, तभी तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ना इसकी, सॉरी इतनी एनर्जी है इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम। तो सिलिकॉन सिलिकॉन की होगी 220, इसकी कितनी है 167, दैट मीन्स ये मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कई लोगों ने पहले पढ़ा हो कि आइसोमेरिज्म भी कार्बन के कंपाउंड्स इजीली शो कर सकते हैं।
वैसे और फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन होता है यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई कार्बन क्यों हम यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट अदर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है, इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर नॉन मेटल, मतलब ये दूसरे जो नॉन मेटल है उनके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ये आपका। सो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वाइटल फोर्स थ्योरी एक्चुअली दी थी बर्जेलियस ने 1815 में। उसने क्या कहा था, उसने कहा भाई कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख रहे हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग बीइंग से निकाले जाते हैं। दीज कैन बी योर प्लांट्स, दीज कैन बी योर एनिमल्स, ठीक है। आप अगर खुद सिंथेसाइज करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता। उसके पीछे शायद ये रीजन है कि हम लोगों के पास, ये लिविंग बींग्स के पास क्या है, एक दिव्य शक्ति है, ठीक है। दिव्य शक्ति का मतलब यहाँ पे एक मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करती है, और वो मिस्टीरियस फोर्स आपको मार्केट में तो नहीं मिलने वाली है, तो आप ऑब्वियसली उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दिस वॉज एक्चुअली योर वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड यस इसी मिस्टीरियस फोर्स को उसने वाइटल फोर्स भी बोला था। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, according to this theory, organic compounds could be produced only under the influence of some mysterious force existing in living organisms. This mysterious force was called vital force. Okay, so मूविंग ऑन टू द फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। आजकल देखे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यार हर जगह सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब आप अपनी खुद की लैब में चले जाओ, वहां पे भी आप सिंथेसाइज कर लोगे इजीली। दैट मीन्स ये जो हमारी थ्योरी थी वो टोटली फेल हो गई थी। सो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो फेलियर था उसके लिए कौन जिम्मेवार था, तो पहला बंदा जो होता है उसी से अपन लोग फेलियर सीखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पहला बंदा था उसका नाम था वॉलर। वॉलर वॉज अ साइंटिस्ट एक्चुअली, ये एक्चुअली जर्मन केमिस्ट था, ये आपका जर्मन केमिस्ट था जिसने 1828 के अंदर एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था लैब में। यस, एक कंपाउंड, जो कंपाउंड कैसा था, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो उसने सिंथेसाइज किया लैब में। सो ही सिंथेसाइज एक्चुअली यूरिया इन हिज लैब, उसने यूरिया सिंथेसाइज किया। हाउ, ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक एक्सीडेंट था उसके लिए, बिकॉज वो चाह रहा था कुछ और सिंथेसाइज करना, वो एक्चुअली में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाह रहा था, पर बन क्या गया, अपने आप ही क्या बन गया, आपका यूरिया। तो उसके साथ एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई यूरिया की, कि हम यूरिया को लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। हाउ, ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रिपेयर अमोनियम साइनाइड, ठीक है, वो अमोनियम साइनाइड बनाने की कोशिश कर रहा था, किससे, he was trying to prepare ammonium cyanide from ammonium sulfate and potassium cyanide, ठीक है, but he found that this ammonium cyanide actually rearrange to form यूरिया, ठीक है। तो बनाना तो वो ये चाह रहा था, पर बन गया ये बन गया। सो ही वाज द फर्स्ट हु नोटिसेस दिस थिंग। भाई इसके बाद तो तबाही मच गई, मतलब तबाही क्यों, एक देखा जाए ना एक दौर आ गया, अब लोगों को होड़ लग गई कि भाई तूने बनाया तो अपन भी बनाएंगे ना। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि कोलर ने आपका क्या बनाया, आपका बनाया एसिटिक एसिड उसने बनाया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने आपका बनाया उसने स्टार्च बनाया, उसमें बहुत मिथेन गैस बनाई, ठीक है। तो ये सब चीजें होती गई और एक दौर शुरू हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। धीरे 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 डेली बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं
और इतने सारे कंपाउंड्स बन गए कि हर कंपाउंड के लिए हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़े, तो उसके लिए हम लोगों ने एक फील्ड बना दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब हमारी जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो अब चेंज हो गई। क्यों? अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे वो लैब में भी सिंथेसाइज हो सकते हैं एंड वी कैन डिराइव इट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो। ठीक है, दे मे हैव द हाइड्रोजन एंड दे कैन हैव अदर हेटेरो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह, जो भी हमने हेलोजन जो भी हमने सीखा अभी। ओके, तो फॉर्मल चार्ज शुरू कर रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज की एक छोटी सी ट्रिक कर लेते हैं अपन लोग, जिससे आपको फॉर्मल चार्ज निकालने में आसानी रहेगी। वैसे फॉर्मल चार्ज हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ा है, फॉर्मूला बेस्ड पढ़ा है, तो थोड़ा सा ना ट्रिक वाइज करते हैं ताकि जल्दी जल्दी निकालें, ज़्यादा टाइम ना लगे हम लोगों को। तो पहले बात करेंगे जीरो फॉर्मल चार्ज की, मतलब जहाँ फॉर्मल चार्ज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया ताकि आपको सिर्फ एलिमेंट नजर आए। यहाँ पे मैं अभी कंपाउंड की बात नहीं कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जीरो फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले बोरोन को। ठीक है, तो बोरोन यहाँ पे जो है इसका देखो, इसके पास टोटल इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि इसके पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हैं या नहीं है, मतलब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कम तो नहीं हुए, वो बढ़ तो नहीं गए हैं कहीं और से आके। तो ये चीज आपको चेक करनी है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी और के पास से किसी भी एलिमेंट के पास दूसरे एलिमेंट से आ जाते हैं, दैट मीन्स दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, एंड इफ इट डोनेटेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू सम अदर एलिमेंट देन इट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर ये डोनेट कर रहा है मतलब ये दानवीर है यार, ये बहुत पॉजिटिव बंदा है, और अगर ये ले रहा है दैट मीन इट इज अ उधारखोर वाला, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। अब बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यस, इसके पास 3 है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। यस, सो इट हैज अ जीरो फॉर्मल चार्ज। सेम आप कार्बन के साथ भी देख सकते हो। कार्बन का देखें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब ये टोटल क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड किस तरीके से बना सकता है, या तो चारों सिंगल हो, या एक डबल हो, 2 सिंगल हो, या फिर एक ट्रिपल हो, एक सिंगल हो, या फिर दोनों कैसे हो, डबल हो। अब यहाँ पे देखो, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाँ हैंगे। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है भाई, और अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यस, इट हैज अ जीरो फॉर्मल चार्ज। तो सबके इन सब में क्या होगा, आपका जीरो फॉर्मल चार्ज होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, नाइट्रोजन पे आ जाओ। अब देखो नाइट्रोजन में क्या है, आपका वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। तो 5 हमको चेक करना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। यस, तो इसके पास फॉर्मल चार्ज कितने हो गए, 0 हो गया। सेम यहाँ पे होगा, 3 बॉन्ड बनाना, तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन में क्या है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। मतलब 2 का मतलब क्या है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। कैसे बना सकता है, या तो दोनों सिंगल हो या फिर एक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाना भूल गई लोन पेयर इसके। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, क्या इसके पास 6 हैंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यस, इसके पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसने किसी को दान में नहीं दिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यस, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सेम यहाँ पे आ जाओ हेलोजन पे। हेलोजन में कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो साथ में इसकी वैलेंसी 1 होती है, एक ही बॉन्ड बना सकते हो, तो सिंगल बॉन्ड बना के दिखाया है मैंने। तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, आपका 0 हो गया यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, +1 फॉर्मल चार्ज। तो +1 फॉर्मल चार्ज में हमारा क्या होने वाला है कि हमारा एलिमेंट एक अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दान में देने वाला है। ठीक है, किसी भी तरीके से दान में दे देगा वो उसकी मर्जी है, हमने नहीं पूछने जाना उससे। ठीक है, तो बोरोन के बारे में बात कर लेते हैं। बोरोन का अगर हम देखें तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको कितने नजर आ रहे हैं, केवल और केवल 2 नजर आ रहे होंगे। ठीक है, 2 नजर आ रहे हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से गायब हो चुका है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली क्या आने वाला है, +1 का चार्ज आने वाला है। ठीक है भाई, अब आ जाओ कार्बन पे। कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं आपको, चौथा आपको इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आ रहा।
दैट मीन्स इसने चौथा इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, दान में दिया होगा, तो अगेन इसके ऊपर क्या आ गया +1। सेम यहाँ पे है आपका, सेम ही यहाँ पे होने वाला है आपका। नाइट्रोजन पे आ जाओ। नाइट्रोजन कुल मिला के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक भी चला गया तो इसका क्या होगा, +1 का चार्ज लग जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 5वां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया +1। सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा, ठीक है भाई, क्योंकि 4 ही है। तो इधर आ जाओ ऑक्सीजन पे, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के पास कुल मिला के 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक गया तो काम खत्म। तो यहाँ पे आपका आने वाला है 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स के ऊपर क्या आएगा +1 का चार्ज आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे भी सेम है, 1 2 3 4 5, एक +1 का चार्ज आएगा। अब हेलोजन का देख लो, हेलोजन में देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके ऊपर अगेन +1 का चार्ज आएगा। अब जरा बॉन्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। देखो बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, वैसे इसका मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ। बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो अब अगर कार्बन पे +1 का चार्ज आता है, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो लगभग सेम हो जाती है, किसकी तरह, बोरोन की तरह। देखो बोरोन के पास भी 3 बॉन्ड इस तरीके से बन रहे थे, इसके पास भी बन रहे थे। नाइट्रोजन का अगर हम देखें, देखो नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है +1 के बाद वो बिल्कुल कार्बन जैसी हो जाती है, जैसे वहां पे था 4 में, उस जगह देखो फॉर्मल चार्ज 0 पे। ऑक्सीजन की किस तरीके से हो जाती है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की थी उसी तरीके से हो जाती है लगभग। और हेलोजन की किसकी तरह हो जाती है, ऑक्सीजन की तरह। मतलब बॉन्डिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, बॉन्डिंग उस चीज पे डिपेंड करती है कि किसी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये उस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक भाई। तो बोरोन के बारे में वैसे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बोरोन का मैंने टोटली हाइपोथेटिकल केस लिया, तो यार दिस इज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। तो +1 तो हो गया, अब जरा -1 देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लो अपनी कॉपी में। टॉक अबाउट द -1 फॉर्मल चार्ज। -1 फॉर्मल चार्ज कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने अगेन वही एग्जांपल लिया है, CnOH, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हेलोजन। तो कार्बन के साथ जरा देख लेते हैं कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 5 दिख रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे, 4, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा है, तो उसके ऊपर कितना चढ़ने वाला है, -1 फॉर्मल चार्ज चढ़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, 1 2 3 4 5 हो गए, जबकि कितने होने चाहिए थे, 4, तो -1। अब यहाँ आ जाओ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो सकते थे, 5, कितने हैं, 6 है, तो कितना चढ़ेगा, -1। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 6 है, तो यस इसके ऊपर भी कितना चढ़ गया, -1। आपको ये वाले इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं, आपको सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन, इधर वाली साइड के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जो कि नाइट्रोजन अपने इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्डिंग के अंदर। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, जबकि होने कितने चाहिए थे, 6, तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हेलोजन पे जरा काउंट करो, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगेन -1 होगा, क्योंकि इसके पास 7 ही हो सकता है। तो इस तरीके से -1 फॉर्मल चार्ज आपका पिक्चर के अंदर आता है। तो अब थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं और मॉलिक्यूल के एग्जांपल देते हैं कि मॉलिक्यूल में कैसे लेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको सिंगल आपको एलिमेंट दिखा दिया है, मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। ओके, सो ये आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जिसमें आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। मैं बता देती हूँ किस किस एलिमेंट का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसका कैलकुलेट करना है, आपको इसका कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना है, इसका एंड इसका, ठीक है। तो इन सब एलिमेंट से आपको कैलकुलेट करने हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार खुद से मतलब स्टॉप करो वीडियो को, थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो या नहीं तो हम हैं ही यहाँ पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद दिस कार्बन, इस कार्बन के चारों ओर देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4 है, कार्बन के पास ऑलरेडी होने भी चार्ज चाहिए, तो इट हैज 0 फॉर्मल चार्ज। अब नाइट्रोजन पे देख लेते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 है आपके पास, 3 4 5, तो 5 है, 5 ही होने चाहिए, तो यहाँ पे भी कितना होगा,
0 फॉर्मल चार्ज होगा। अब इधर आ जाओ, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 इसने इन्वॉल्व कर रखे हैं, और ये हो गया इसका 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जबकि होने कितने चाहिए थे, 5। तो ऑब्वियसली एक कम है, तो +1 का हो जाएगा यहाँ पे। इधर आ जाओ, इस ऑक्सीजन पे बात करें तो इस ऑक्सीजन ने क्या बना रखे, 3 बॉन्ड बाय इन्वॉल्विंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने इन्वॉल्व कर रखे हैं, और 2 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 5। होने कितने चाहिए थे, 6। तो एक कम है, दैट मीन्स +1 यहाँ पे इसका आ जाएगा। अब इधर देखो, कार्बन के इधर देखो, कार्बन का मैंने H2 लगा रखा है इस फॉर्म में, और एक बॉन्ड बना रखा है इसमें ऑक्सीजन के साथ। इस H2 को जरा हम ढंग से बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। तो 1 2 3 3 ही बने हैं, होने कितने चाहिए थे कार्बन पे, 4। एक कम है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ, इस वाले पे हमें इन दोनों को निकालना है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 6। एक एक्स्ट्रा है, तो -1 का लगेगा। अब इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, 5 है, जबकि होने कितने चाहिए, 6। तो एक कम है, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +1 का चार्ज। तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो एलिमेंट्स का इन देयर कंपाउंड्स। ये बहुत इजी मेथड है आपका। जो फॉर्मूला मेथड है उसको भी देख लेते हैं जरा, तो इसको जरा नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। सो सियर यही आपका जो यही था आपका फॉर्मूला जो आपने बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था, जो कि था फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट एटम इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब न्यूट्रल एटम, जब वो एटम किसी और एटम के साथ प्रेजेंट नहीं है, तब उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस हम करते हैं जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। मतलब जब वो मॉलिक्यूल में होगा तो किसी और एटम के साथ प्रेजेंट होगा, तब उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन अराउंड होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन उस एटम ने जितने भी बॉन्ड बनाए हैं, उन बॉन्ड्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसका हम हाफ कर देते हैं, प्लस करते हैं इसमें नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से करके देख लेते हैं। इसको हम अपने ट्रिक से भी करेंगे और इस फॉर्मूले से भी करके देखेंगे। ओके, तो जैसे नाइट्रोजन आपको देखो, नाइट्रोजन के पास अगर हम न्यूट्रल एटम देखें तो इसके पास कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं लेट सपोज आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो इसमें जरा काउंट करो, अपनी ट्रिक पहले आजमाते हैं, इससे ट्रिक से निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, होने कितने चाहिए थे, 5, क्योंकि नाइट्रोजन 5 ही ले सकता है, तो इसके पास ऑब्वियसली कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब जरा फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। कितने होते हैं, नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल में प्रेजेंट होगा तो 5 होते हैं, ठीक है, कोई प्रेजेंट नहीं होगा इसके साथ। माइनस क्या करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दैट एटम इन अ मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, माइनस करना है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व है, तो नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन दोनों बॉन्ड्स में कितने इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 इन्वॉल्व है, तो 4 हो गए, ठीक है। अब आपको प्लस करना है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम। तो नाइट्रोजन में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो ये हो गए आपके 4। तो इट विल बी योर 5 - 6 दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूले से भी अगर आप जाओ तो आपका फॉर्मूला चार्ज कितना आएगा, -1। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा आसान लगा, फॉर्मूले वाला या फिर वो पहले वाला जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टार्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन इन द शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसमें जो हम लोग करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली हम लोग करेंगे मीथेन के बारे में पढ़ेंगे, इथेन के बारे में पढ़ेंगे, इथीन के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी विल डू इथाइन ऑल्सो, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज मीथेन,
दिस इज इथेन, दिस इज इथीन एंड दिस इज योर इथाइन। तो इन सब के बारे में हम लोग डील करेंगे यहाँ पे। तो एक एक करके शुरू करते हैं जरा, ठीक है? तो बने रहो थोड़ा सा। तो पहले करते हैं मीथेन के बारे में, ठीक है? तो मीथेन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाई, मीथेन में अगर हम देखें तो एक जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा। तो कार्बन की अगर ग्राउंड स्टेट को देखें तो उसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 2s में, एंड 2p में कितने होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, मेरे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब मुझे 4 ही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जिसके साथ या अपना पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके साथ मेरा हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बनाएगा। बट यहाँ पे तो यार 2 ही है, मतलब मुझे एक्साइट करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्साइटेड स्टेट। मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट कर दिया है। क्लियर है यहाँ पे बात? अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 हाइड्रोजन है, इजिली बॉन्ड बना सकते हैं। मान लो कि मैंने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनवा दिया इसका, जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या इन्वॉल्व हो रही है, 1s ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हो रही है। अगर मैं इस तरीके से बॉन्ड बनवा दूं, मतलब डायरेक्टली एक्साइट करूं और बॉन्ड बनवा दूं, तो होगा क्या, ये 3 बॉन्ड तो एक जैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्योर 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है आपकी, और यहाँ पे इसकी 1s हो रही है। जबकि यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी 2s हो रही है, यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, 1s हो रही है। मतलब ये बॉन्ड अलग होगा, ये 3 बॉन्ड अलग होंगे। दैट मीन्स आपके बॉन्ड एंगल भी क्या आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए, है ना? बट एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड आउट हुआ कि CH4 में जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 109.28 मिनट्स। यहाँ पे तो अलग अलग बॉन्ड एंगल नहीं आया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसका मतलब कुछ तो लोचा है यार। तो जो वो लोचा होता है ना, उस चीज से बाहर निकलने के लिए हम लोग एक तिगड़म बढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप बेसिकली क्या करते हो, 2 ऑर्बिटल के कैरेक्टर को मिक्स करवाते हो, दोनों के इंटरमिक्सिंग करवाते हो, जिससे आपकी न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती है। जैसे कि फादर होते हैं आपके, पापा है आपकी मम्मी से आप जो आए हो, वो बेसिकली क्या है, आपके अंदर क्या है, दोनों के कैरेक्टर है। इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमें पता लगा कि क्योंकि 109.82 मिनट्स है, मतलब सारे के सारे बॉन्ड सेम होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बट यहाँ पे तो हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। दैट मीन्स मुझे कुछ और भी करना था एक्साइटेशन के बाद, बॉन्ड बनाने से पहले। तो चलो उसको कर लेते हैं पहले। तो होता क्या है, क्योंकि 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम है, तो दे कैन इजीली अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हर p ऑर्बिटल का अपना एक कैरेक्टर आएगा, तो p3 हो गया और इसका s। अब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व थी, तो 4 ही sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं, दीज विल ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो अब जो हमारी ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे, ये आपकी इन्वॉल्व होंगे किसके साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनाएंगी, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। हाँ, सिग्मा बॉन्ड ही क्यों, पाई बॉन्ड क्यों नहीं? आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। उन्होंने अपनी जिंदगी में पाई बॉन्ड नहीं देखा, ठीक है? पाई बॉन्ड हमेशा प्योर p ऑर्बिटल से बनता है, कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता। मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज कर रही हूँ, तो दैट मीन्स आई विल बी फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई? तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 sp3 ऑर्बिटल्स थी, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रही हैं, और हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे, तो दैट मीन्स 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और 4 कैसे, सिग्मा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है? तो दैट मीन्स जो आपका स्ट्रक्चर होने वाला है यहाँ पे, that will be टेट्राहेड्रल इन शेप। तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा जो होगा वो इस तरीके से दिखेगा, जिसमें हर बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड, और फॉर्म कैसे हुआ है, कार्बन की sp3 ऑर्बिटल और इसकी 1s ऑर्बिटल से। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द मीथेन। सो C2H6 इज योर इथेन। ठीक है, अब देखो इथेन को मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख रही हूँ, दैट विल बी CH3। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि कार्बन, एक कार्बन मेरा 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है भाई, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अगेन मेरा एक कार्बन कितने बॉन्ड में इन्वॉल्व है, 4 में इन्वॉल्व है यहाँ पे हमारा। सो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, वही सेम तरीके से मैं कार्बन की लिख सकती हूँ। ग्राउंड स्टेट, ये हो गई मेरी ग्राउंड स्टेट,
2s2p, दिस विल बी योर ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट मुझे लिखनी है क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, 4 बॉन्ड बनाने तो 4 चाहिए, तो मैंने ये बना दिया आपके 4 बना दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई हाइब्रिडाइजेशन करें या ना करें। वैसे यहाँ पे तो कोई जरूरत भी नहीं है इतना ज्यादा सोचने की, क्योंकि देखो कंफ्यूजन ये है कि इसके साथ बनाए कार्बन का बॉन्ड या इसके साथ बनाए, इसके साथ हाइड्रोजन दिखाए, इसके साथ कार्बन दिखाए, तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन को क्रिएट करती हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट में ये भी फाइंड आउट किया गया है कि हर कार्बन का जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा था वहां पे वो 109.28 ही दिख रहा था। यहाँ पर भी सेम सीन था, मतलब यहाँ पे भी क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, दैट विल बी योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे। तो अगेन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगी जो कि आपकी ओवरलैप कर रही होंगी 3 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ एंड कार्बन से, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है और कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है। हाइड्रोजन की तो वही यार 1s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो किसी और भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, क्या है कि किसी में भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की तो 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है, कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है जरा देखो, हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, मैंने इस कार्बन का लिखा है, ये सब चीजें हाइब्रिडाइज हो गई हैं। सेम तो यार इस कार्बन के साथ भी होगा ना, जैसे ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, वैसे ये कार्बन तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा ना, बना रहा होगा। दैट मीन्स इसकी भी तो हाइब्रिडाइज हुई होंगी, अगर इसके हाइब्रिडाइज हुई तो इसकी भी हाइब्रिडाइज हुई होंगी। दैट मीन्स इस वाले कार्बन की भी कौन सी यूज हो रही होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो रही होगी। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज लाइक दिस, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा, क्योंकि मैंने ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व किया बॉन्ड बनाने के अंदर, ठीक है। बट हाँ यहाँ पे ये चीज याद रखनी कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 एंड 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अब थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग अपनी इथीन पे। इथीन में कैसे होता है हमारा, चलो भाई इथीन का कर लेते हैं, ये नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लो। तो इथीन में देखो, इथीन में क्या होता है आपका, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, तो इसको ब्रेक करेंगे तो CH2 और CH2 आएगा, मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, सिंपल आसान है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक कार्बन के साथ बना रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वही अपना ग्राउंड स्टेट लिख दिया हमने। यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2, तो मतलब मुझे एक्साइट करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ पहुंचाते एक्साइट हो गए, मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। 3 के साथ बनाने हैं, और सबसे पहले जो एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है वो कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड होता है, देन आपके हम पाई या वगैरह वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है भाई। चलो मतलब सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है यार, सिग्मा बॉन्ड अगर मुझे बनाना है तो मुझे अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है कि सिग्मा बॉन्ड बने, उसके लिए मुझे एस ऑर्बिटल को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो एस ऑर्बिटल तो यार इन्वॉल्व होती ही होती है। अगर एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो 3 ही ऑर्बिटल को लेना पड़ेगा, तभी मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब मुझे 2 p को लेना पड़ेगा और 1 s को लेना पड़ेगा। तो चलो हाइब्रिडाइज कर लेते हैं इसको। सो दिस विल बी योर sp2 हाइब्रिडाइज, 3 ऑर्बिटल लिए तो 3 ही बनेंगी, पर ये वाली तो यार फ्री रह गई ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में देख लो, ये जो 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगी 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से। हाइड्रोजन की क्या हो रही होगी 1s, और कार्बन की सेम इसी तरीके से sp2 हो रही होगी, ठीक है भाई। सो 2 यहाँ निपट गई, 1 यहाँ निपट गई आपकी, ठीक है। सो इनमें से आपकी जो 2 हैं वो यहाँ यूज हो गई और 1 यहाँ पे यूज हो गई आपकी।
ठीक है, अब बची ये, दिस इज योर प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां से जो हमने सीखा पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, यहां से हमारा ये बन गया, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। ये जो बॉन्ड इसके साथ बन रहा है वो sp2 के साथ बन रहा है। फिर यहाँ पे जो बन रहा है वो sp2 और s के साथ बन रहा है। ठीक है, बट अब हमारे पास हर कार्बन के पास क्या बच गई, एक प्योर p ऑर्बिटल बच गई यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्योर p ऑर्बिटल है हमारी, ये हमारे अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3, दैट मीन्स इसके पास 6 तो कंप्लीट हो गए, पर एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या था, p ऑर्बिटल में था, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ p ऑर्बिटल में है। इसको अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड कैसे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ओवरलैप कर रही हैं यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली डूइंग द पैरेलल ओवरलैप या फिर लेटरल ओवरलैप, कुछ इस तरीके से करती हैं ये आपकी। ये जैसे दो पेन हो गई, ये इस तरीके से ये ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ये जो p ऑर्बिटल्स होती हैं एक्चुअली ये जो प्लेन है जिसके अंदर ये सारे एटम्स मौजूद हैं उसके परपेंडिकुलर होती हैं कुछ इस तरीके से, तो ये ओवरलैप करती हैं आपस में आपकी और एक पाई बॉन्ड बनाती हैं आपकी ये। सो दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग योर पाई बॉन्ड यहाँ पे। सो ये जो प्योर p ऑर्बिटल है, दिस विल ओवरलैप विद अदर p ऑर्बिटल ऑफ अदर, yes it's true, with pure p orbital of other carbon atom। ठीक है, टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं हो रही थी ना इन्वॉल्व, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे हमारा। तो पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो भी हम लोगों को पढ़ना है, बट पहले जरा इसको देख लो। तो इस पाई बॉन्ड को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक सिग्मा है और एक क्या है आपका पाई बॉन्ड है, तो हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इथेन। और इसका जो अगर आप बॉन्ड एंगल देखो तो दैट विल बी, और ये देखो ये जो ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, सॉरी ये जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक तरीके से ट्रायंगल की तरह है, तो 120 एंगल होता है इसका यहाँ पे। सो ये भी 120, ये 120 होता है पूरा। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐसे निकल रहे होते हैं, दो हाइड्रोजन ऐसे निकल रहे होते हैं, बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर इथाइन। देखो भाई यहाँ पे भी मैंने सेम चीज की है, आप इथाइन को भी तोड़ सकते हो, इथाइन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इथाइन को भी तोड़ सकते हो CH में, मतलब हर कार्बन क्या करा होगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा और एक कार्बन के साथ यहाँ पे आपका बॉन्ड बना रहा होगा। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बात करें तो वो ये होती है, एक चीज देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, वही 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे, मुझे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, मुझे सिग्मा बॉन्ड बनाना है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती ही होती है। दैट मीन्स मुझे अब कुछ तिकड़म बिगाड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक्साइटेड स्टेट को लेते हैं, तो एक्साइट करोगे अब आप तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा,
दो में बनाना है तो दो ऑर्बिटल को कर लो हाइब्रिडाइज, तो 2 बन जाएंगी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपकी। तो ये आपकी क्या बच गई, प्योर p ऑर्बिटल्स। दीज आर योर प्योर p ऑर्बिटल्स बच गई। सो यहाँ पे से एक जो इन्वॉल्व होगी वो कार्बन के, जो सेकंड कार्बन है उसकी sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही होगी, और एक जो है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है। और प्योर p ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑब्वियसली दिस विल ओवरलैप विद द प्योर p ऑर्बिटल्स ऑफ सेकंड कार्बन। तो सेम जैसे हमने वहां देखा था यहाँ पे भी सेम है आपका। देखो भाई ये पहले सिग्मा बॉन्ड बन गए आपके, ये देखो दो sp देना, एक sp के साथ sp बनाया तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब एक sp किसके साथ इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया। इस कार्बन का तो कोटा पूरा, इस कार्बन का सेम ही होगा, दूसरे वाले कार्बन के साथ sp के साथ बना रही थी सिग्मा बॉन्ड, साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसने, ये हो गया आपका, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं प्योर p ऑर्बिटल्स में, तो प्योर p ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक तो ऐसी होगी आपकी और एक आपकी ऐसे होगी, क्योंकि हमको पता है हर p ऑर्बिटल क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है। तो एक अगर ऐसी है तो एक क्या होगी आपकी, ऐसी होगी, मतलब एक ऐसी है तो एक ऐसी होगी, ठीक है। तो दोनों की ऐसी होगी, नहीं तो फिर दोनों की ऐसी होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, नहीं तो फिर ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। तो दो ये इस तरीके से ओवरलैप कर सकती हैं और दो ये इस तरीके से ओवरलैप कर सकती हैं, तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे ना यार यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों अगर ओवरलैप करेंगी सो दिस विल फॉर्म वन पाई बॉन्ड, एंड ये वाली जब ओवरलैप करेंगी तो दिस विल फॉर्म अनदर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा आपका। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है आपकी, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, तो उसको नोट कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हाँ इसका एंगल देख लो, ये आपको एंगल दिख रहा होगा, वैसे 180 डिग्री होता है इसका एंगल। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाई बॉन्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली चीज जो है वो तो ये है कि इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड वाया ओवरलैप ऑफ प्योर p ऑर्बिटल्स, या फिर टू प्योर p ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये p ऑर्बिटल्स किसकी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एडजेसेंट कार्बन एटम्स की, मतलब जो कार्बन एटम साथ साथ में प्रेजेंट हो, जैसे एक साथ ये प्रेजेंट है कार्बन एटम, तो इन दोनों के बीच जो p ऑर्बिटल है प्योर, इन दोनों के ओवरलैप से बनेंगी। और ये ओवरलैप कैसा होना चाहिए, दैट कैन बी योर साइडवेज भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इसका एक और नाम होता है पैरेलल ओवरलैप भी बोल सकते हैं, जैसे हमने अभी सीखा था इस तरीके से। ये पैरेलल ओवरलैप होता है तो हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है हमारा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है हमारा पाई बॉन्ड के बारे में, वो ये है कि रोटेशन अराउंड, रोटेशन जो होती है अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, मतलब आप चाहो कि रोटेशन कर लो आप, तो नहीं हो सकती। जरा देख लेते हैं कैसे। मान लो अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, तो सिग्मा बॉन्ड को हम कुछ इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल होता है आपका ये। तो मैं इस वाले जो कार्बन है इसका सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर रही हूँ, तो बताओ जरा बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ा, बॉन्ड तो अभी भी इंटेक्ट है ना यार, तो बॉन्ड नहीं टूटा, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड तो बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। बट अगर मैं बात करूँ पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड हमको पता है किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से। मान लो मैंने क्या करा, इसको रोटेट करने की कोशिश की, तो क्या होगा, इस लोब के बीच में और इस लोब के बीच में कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, इस लोब के बीच में और इस लोब के बीच में, p ऑर्बिटल के लोब के बीच में कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। कॉन्टेक्ट टूट गया, ओवरलैप टूट गया, ओवरलैप टूट गया तो बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड ही नहीं रहा तो रोटेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं। समझ में आई बात, मतलब
रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, हमारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा वो रोटेशन, इसलिए हम रोटेशन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा वीकर होता है, हमें यहाँ से वैसे पहले वाले पॉइंट से पता लग गया, रोटेशन ही उसके अराउंड पॉसिबल नहीं, तो ऑब्वियसली वो वीकर ही होगा। अब अगर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर कर ले हम लोग, तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड से, देन डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है देन सिंगल बॉन्ड। why is it so? The reason behind it is ट्रिपल बॉन्ड इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है आपका 1 सिग्मा बॉन्ड से। तो यस, वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, पर सिग्मा तो सब में है ना, समझ में आई बात। पर यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की पावर और ऐड हो गई है सिग्मा बॉन्ड के साथ, और ज्यादा कहाँ ऐड हुई है, ट्रिपल बॉन्ड में। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो यस दिस विल बी मोर स्ट्रॉन्ग देन दिस एंड देन दिस। आई बात समझ में। ओके, सो लेट्स कंपेयर द हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन सीख लेते हैं, जो हमने बॉन्डिंग में भी किया है वैसे। तो ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम बात करें, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही एस कैरेक्टर से रिलेटेड होती है। कैसे? अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर मैं बोलूं बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो वो एलिमेंट बॉन्ड बना रहा होता है उसकी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, दिस इज इथेन, इथीन एंड इथाइन। यहाँ पे मुझे पता है कार्बन क्या बना रहा है, sp3 में है, यहाँ पे sp2 में है, यहाँ पे sp में है, ठीक है भाई। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगी, या फिर मैं बात करूं परसेंटेज एस कैरेक्टर की, तो इसमें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो कहां से निकलेगा, सॉरी परसेंटेज एस कैरेक्टर जो इसमें प्रेजेंट होगा दैट विल बी 25%, क्योंकि 4 में से केवल एक ही है एस, तो 25%। इसमें कितना होने वाला है 33%, इसमें कितना होगा 50% आपका एस कैरेक्टर है, ठीक है भाई। एस कैरेक्टर इस तरीके से बढ़ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी आपकी, इथाइन की ज्यादा होगी देन इथीन एंड देन, तो इस तरीके से आपकी इंक्रीज होगी। साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा इथाइन में, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी समझ लिया, बॉन्ड लेंथ के बारे में देख लेते हैं। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, दोनों के बीच में ज्यादा मजबूती है। मजबूती क्यों होंगी, दोनों पास पास है, क्लोज है। अब क्लोज क्यों होते हैं, जरा इसको समझो। जो एस ऑर्बिटल होती है हमारी, ठीक है, हम सबको पता है एस ऑर्बिटल कहाँ लाई करती है, क्लोज टू द न्यूक्लियस। सबको पता है एस ऑर्बिटल पहले ही फिल होती है, देन आपकी पी ऑर्बिटल आती है। तो यस, एस ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के पास। तो अगर मेरा ये न्यूक्लियस है, इसके पास मेरी क्या होगी, एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, ठीक है। एस कैरेक्टर बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस के पास ऑर्बिटल ज्यादा प्रेजेंट होने लगेगी ना, या न्यूक्लियस की तरफ ऑर्बिटल ज्यादा खींचने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ पे बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, और यहाँ पे बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ पे सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल मतलब एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो एस ऑर्बिटल या फिर मैं बोलूं दिस ऑर्बिटल विल लाई क्लोज टू द न्यूक्लियस, यहाँ पे भी क्लोज टू द न्यूक्लियस होगी।
मतलब ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दोनों न्यूक्लियस के पास लाई करेगी कार्बन की। अब इन दोनों को अगर ओवरलैप करना है तो दोनों को क्लोज आना पड़ेगा ना भाई। अगर कार्बन की ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है, एक कार्बन की ऑर्बिटल इस तरीके से, मैंने छोटा बनाया है क्योंकि ये इसके न्यूक्लियस के पास है, जितना दूर होगा मैं उतना लंबा बनाऊंगी। इन दोनों को क्या आना पड़ेगा, बहुत पास आना पड़ेगा ना, तभी ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये ऑर्बिटल का कुछ इस तरीके से था, दोनों की ऑर्बिटल मैंने लंबी बनाई है, तो इनको थोड़ा कम पास आना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस, तो इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे लंबा और लंबा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड वीक होगा क्योंकि कार्बन ज्यादा दूर है। देन दिस, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, जबकि बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे कम इसकी होगी, देन इसकी एंड देन इसकी। सो इस तरीके से इसका कैरेक्टर हमारा क्या होता है, रिलेटेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम चीज है, जो चीज एस के पास ज्यादा, जो चीज न्यूक्लियस के पास ज्यादा मौजूद होती है उसकी ज्यादा ताकत होती है दूसरे को अपनी तरफ खींचने की। तो अगर ये पास आ रहा है दैट मीन्स इसकी पावर है इसको खींचने की, इसकी पावर है इसको खींचने की। तो दिस इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनदर एटम, एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, so you can take a screenshot for this. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। हमने ये सब कुछ तो समझ लिया है ऑलरेडी अपनी वीडियो में। अब हम इस पे आते हैं, ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ये है आपकी कि हाउ वी विल कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए देखो, आपको नंबर ऑफ लोन पेयर एंड प्लस सिग्मा बॉन्ड करने होंगे, मतलब जो जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स आपके हैं और लोन पेयर जितने भी हैं उन सबको ऐड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा n। ठीक है, तो नंबर अगर n जो है वो 2 के बराबर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 के है तो sp2, देन sp3, 4 होगा तो 5 होगा तो sp3d होगा ये आपका। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में आपका सिग्मा बॉन्ड होता है आपका एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं आपके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। So let's do some questions. So this question I have taken from NCERT. You have to calculate sigma and pi bonds in the following compounds. तो आपको कंपाउंड दे रखा है ये वाला, तो इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो इसको खोल के बनाते हैं। ये वाले को बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो ये CH3 को बना रही हूँ पहले। तो ये हो गया आपका CH3। अब इस वाले CH को बना रहे हैं, CH3 से C बॉन्ड से जो ये CH हो गया। अब इस वाले CH को बना रही हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड CH आपका हो गया। अब ये वाला C आ गया आपका, ये C आ गया। अब ये CH, सो ट्रिपल बॉन्ड C एंड योर H। ठीक है, तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें बहुत सिंपल होता है, आप बस क्या करें, सबसे पहले कैलकुलेट करो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिग्मा दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, अब इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 4। अब कार्बन और हाइड्रोजन के आपको कैलकुलेट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ये हो गए, 4 ये थे आपके, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए आपके, दैट विल बी 10। नाउ लेट्स कैलकुलेट द पाई बॉन्ड हेयर। तो पाई बॉन्ड अपने को पता है हाइड्रोजन के बीच में तो बनेगा नहीं, कार्बन के बीच में बन रहा है एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड आएगा, तो टोटल जो पाई बॉन्ड आए हैं वो कितने आपके, 3 पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पे आपके। सो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज दिस सेइंग, आपको ये दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, तो इसका बना लेते हैं खोल के अपन लोग पहले। तो CH3 बना दिया है मैंने, अब CH बना रहे हैं, ये आपका CH हो गया। अब डबल बॉन्ड C हो गया आपका, अब CH2 बनाना है आपको। सो दिस इज़ लाइक दिस।
Okay, so now you have to calculate the sigma bond and pi bond. So let's calculate first between कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड दिख गया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक मिल गया आपको, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके 9। लेट्स कैलकुलेट द पाई बॉन्ड नाउ, ठीक है। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, और तो नहीं है, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए आपके? 2। So we have completed with this question also. Talk about the second question. ये तो बहुत आसान है, आपको हाइब्रिडाइजेशन टाइप बताना है सारे कंपाउंड्स के अंदर। तो पहले आपको दे रखा है CH3Cl, और हाँ उसने बोला है सिर्फ आपको कार्बन का बताना है, सारे एलिमेंट्स का नहीं बताना। तो पहले CH3Cl देख लेते हैं अपन लोग। तो CH3Cl ये आपका हो जाएगा CH3Cl, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, फॉर्मूला बताया था कि आपको n निकालना है यहाँ पे। तो n क्या होता है आपका? वही नंबर ऑफ, आपको क्या करना है, पहले सिग्मा बॉन्ड को प्लस करना है, प्लस एक्चुअली और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो लोन पेयर था ये आपका, ये आपको करना है यहाँ पे। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड दिख ही रहे होंगे, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है आपके यहाँ पे। सो 4 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कार्बन पे कोई भी नहीं है तो ऑब्वियसली 0 आएगा। तो 4 आ गया, दैट मीन्स कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3। इट वॉज क्वाइट सिंपल। ओके, सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 ट्वाइस CO दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको C की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो यहाँ पे आपको 2 C है, ये चीज़ ध्यान रखो, आपके पास 2 कार्बन है, एक नहीं है यहाँ पे। तो पहले C डबल बॉन्ड 2 बना लेते हैं यहाँ पे। तो फिर आपको दे रखा है CH3 आपको दे रखा है, देन आपको अगेन CH3 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वही हम लोग करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, इस वाले कार्बन के लिए देखते हैं पहले। तो इस वाले कार्बन के लिए अपने को दिख रहा है दिस विल बी और सिग्मा बॉन्ड, दिस विल बी और सिग्मा बॉन्ड, दिस विल बी और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है क्या? नहीं है, इस कार्बन के ऊपर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इट विल बी 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2, ठीक है। तो मैं मान रही हूँ कार्बन 1 था। So this is for actually carbon 1. Now let's talk about these carbons. These carbons are actually same. This is CH3, this is CH3, this is joined to C double bond और this is also joined to C double bond हो। तो एक का कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी निकाल देंगे। तो मैं दोनों को ही C2 मार्किंग दे रही हूँ यहाँ पे। सो इसका देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और ये 4 हो गए आपके, ठीक है। So yeah, so actually this is 4 सिग्मा बॉन्ड। तो आपके पास टोटल मिला के देखा जाए तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस इस कार्बन के ऊपर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। सो आपका आ गया 4। सो दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। दिस इज फॉर C2 कार्बन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I request you to please try this question. This question you should also try. Now let's do this question, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? C ट्रिपल बॉन्ड N आपको दिया हुआ है। दिस इज CH डबल बॉन्ड CH आपको दिया हुआ है, देन CH3 आपको दिया हुआ है। ओके, इसको थोड़ा सा हम सही बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम सही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पे CH3 हो गया है आपका, ठीक है।
आपको सबकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, सारे कार्बन्स की, चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के लिए देख लो, आपका जो N आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, एक हैं, दो हैं, दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके पास, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है इस कार्बन के ऊपर, तो ज़ीरो। तो आ गया इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के लिए देखो, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इसके लिए, 1 2 3, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और लोन पेयर कितने थे इसके पास, 0। दैट मीन्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैं अगर इसको ऐड कर दूँ तो इट विल बी आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस वाले कार्बन पे आ जाओ, इस वाले कार्बन पे क्या है आपका, सिग्मा बॉन्ड्स देख लो, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए आपके। अगेन इस पे भी कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। यहाँ देखो, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, 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 ये चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन के लिए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। इस वाले कार्बन की है sp3, इस वाले कार्बन की है sp2, इस वाले कार्बन की भी है sp2, और इस वाले कार्बन की मिल गई आपको sp। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज प्रॉब्लम 12.3, दैट इज गिवन इन योर NCERT। यू हैव टू टेल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एंड शेप ऑल्सो, आपको बताना है यहाँ पे मॉलिक्यूल का। तो इसका बना लेते हैं, दिस विल बी लाइक दिस। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं पहले इसकी अपनी वही ट्रिक से। तो आप पहले n की वैल्यू निकाल लो। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे 0 है। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, दैट मीन्स दैट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर आपका मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CH3F पे। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखो, यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस अनशेयर्ड लोन पेयर इस पे कितने हैं, एक भी नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, टेट्राहीड्रल होगा ये आपका, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट इस वाले पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दिस इज लाइक दिस। तो इस कार्बन पे निकाल लेते हैं ज़रा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल लेते हैं। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लो ज़रा। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका। सो 2 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये 0 हम ऐड करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी, sp आ गई है यहाँ से। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होने वाला है, लीनियर होगा ये मॉलिक्यूल आपका। सो वी हैव डिड दिस, ओके।